अभिनय आर्ट्स की प्रस्तुति नाटक डाइनिंग टेबल, लेखक और निर्देशक मणिकांत चौधरी। बचपन की बहुत सारी यादें हम सभी को याद हैं। उन्हीं में से कुछ यादों को याद कर हम खुश होते हैं, तो कुछ को याद कर दुखी होते हैं, और कुछ को याद कर तो बहुत गुस्सा भी आता है। क्यों चला गया वो दिन, क्यों लौटकर नहीं आता वो दिन, कब आएगा वो दिन। कैसा था वो, काश फिर लौट कर आ जाए वो दिन। पर मैं जानता हूं कभी नहीं आएगा वो दिन। सिर्फ आएंगे तो उसकी यादें। कभी कभी मन करता है कि काश ऐसा होता कि अपने स्कूल से निकलते हुए वही पीपल का पेड़ हो, वही झुरमुट, बड़ी बड़ी झाड़ियां, और अपने सहपाठी के साथ खूब गुत्थम गुत्थी वाली लड़ाई लड़े और थोड़ी देर के बाद ना लड़ने का समझौता करें, और फिर अगले दिन अगली बेंच पर बैठकर अपने क्लास में खूब गप्पे मारे। खूब गप्पे मारे। उन दिनों जब स्कूल से लौटता, खेल कूद कर घर पहुंचता और हाथ धोकर कुछ मिला तो खाया, नहीं तो पढ़ने बैठ जाते। मां खाना बनाती रहती थी और हम लोगों के पढ़ाई के बारे में जानकारी लेती रहती थी। मां की एक बात बहुत अच्छी लगती थी, वो हम लोगों को पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होती थी। वो इतना समझती थी कि बेटा अगर हाथ में किताब लिए हुए है तो पढ़ाई ही कर रहा होगा। कितना विश्वास था ना उनको, कितना यकीन था ना उनको हमारे इस काम पर क्या हम खड़े उतर पाए उनके उस विश्वास पर?
उनके इस यकीन पर? यह जवाब उनको नहीं चाहिए था, बल्कि उसका उत्तर आज हम स्वयं से पूछते हैं तो जवाब सिर्फ शून्य आता है। कितनी चालाकी से हम उनको धोखा दिया करते थे ना, और वो उस धोखे में आ जाया भी करती थी। फिर मुस्कुरा कर कहती थी, अरे बहुत पढ़ाई कर ली है, चलो अब खाना खा लो सबके सब। मतलब सबके सब मतलब हम 4 भाई थे, इसलिए सबके सब। हमारा आज उनको दिया गया धोखा कहीं न कहीं आज हमारा ही पीछा कर रहा है। कभी कभी लगता है कि वो साथ साथ चल रहा है, कभी लगता है कि सामने बैठा हुआ है, कभी लगता है कि सोया हुआ है, कभी जुनून बनकर हम पर सवार हो जाता है, कभी अपेक्षाओं आकांक्षाओं की कड़ी बनकर, कभी उम्मीदों की लकीर बनकर, कभी प्यार की वली बनकर, तो कभी महबूबा, तो कहीं प्रेयसी बनकर। मैं समझ नहीं पाता, कैसे समझूं, कैसे जानूं उसे। उसके कई रूप हैं, कई रंग हैं। काश कि मैं उसे जान पाता, समझ पाता, काश कि मैं उसे पहचान पाता, काश कि मैं उसे देख पाता। परंतु मैं जानता हूं वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो तो एक धोखा है। फिर भी मन में आस लिए अपने आप से एक झूठी मिन्नत करता हूं। मैं निर्मल कोमल अंतर्भाव से निश्चल, मेरे मन में वैसा कोई भाव नहीं। मैं तुम्हें जानकर भी अनजान हूं। अब तो मुझे तुमसे रस होने लगा है, अब तो मैं तुम्हारे लिए पागल होने लगा हूं। तुम आओ, तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, कितना प्यार करता हूं। अब तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। अरे रुको, अरे सुनकर ना जाओ। वो मेरे लिए धूप की पहली किरण है, वो बारिश की पहली बूंद, वो हिम का आंचल है, वो चांद की चांदनी है, वो स्याही घनी अंधेरी काली रात है, वो घने जंगलों में पेड़ों की लताएं हैं। मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, उसके साथ लिपटना चाहता हूं, उसके आगोश में आना चाहता हूं। रुको, अरे सुनो, रुको, अरे रुक तो जाओ, अरे तुम्ही को मैं तुम्हें बोलता हूं, रुको, अरे ना जाओ, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, अरे रुक तो जाओ, रुको 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 रुको, अरे रुको। कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कौन हो? कैसे बताऊं? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, खाओ में तुम हो, मेरी हर बात में तुम हो, मेरी दिन रात में, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में। मेरे लिए पाना भी, मेरे लिए खोना भी, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाओ कहीं, देखो कहीं, तुम हो, हाँ तुम हो ही। कैसे बताऊं तुम्हें, तुम में तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं तुम, कैसे बताऊं तुम्हें? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरसा है बदन, बहकी है इसमें एक अगन। ये शौखियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं में, जुल्फे घटाओं में मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलेंगे।
चेहरे में सिमटी है चांदनी, आवाज में है रागनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों की जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल। यह जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, ये आंचल की परछाइयां, ये बाहों की गोलाइयां, ये नगरिया है खाक की, कैसे बताऊं तुम्हें हालत दिल बेताब की। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कौन हो। तुम धड़कनों का गीत हो, तुम धर्म हो, तुम ही तो ईमान हो, तुम ही तो मेरी इबादत हो, तुम ही तो मेरी चाहत हो, तुम ही तो मेरी चाहत हो। अपने माँ कहती थी दुनिया एक माया है, उसके पीछे मत भागो, बस काम पर ध्यान दो। रात्रि के समय हम सभी एक साथ भोजन करते थे। बिना बिजली की रात, लालटेन की रोशनी में हम सभी एक साथ खाना खाते और खाकर फिर अपने अपने बिस्तर पकड़ लेते। एक दिन क्या हुआ कि बाबूजी घर में एक बड़ा सा टेबल लाए। हम लोग समझ नहीं पाए कि घर में इतने बड़े टेबल का होगा क्या। सब हम लोग और से देखने लगे, इतना बड़ा टेबल घर में क्या होगा, क्या करने के लिए लाए हैं बाबूजी। हो सकता है कि बाबूजी अपने बिजनेस के लिए लाए होंगे। हम लोग बहुत गौर से देखने लगे। इतने में बाबूजी की कड़क आवाज आ गई, क्या कर रहे हो। हम लोग सटक गए, फिर भी बहुत हिम्मत जुटाकर बाबूजी से सवाल कर ही लिया, बाबूजी इतना बड़ा टेबल का होगा क्या। बाबूजी ने बहुत हंसते हुए जवाब दिए, ये डाइनिंग टेबल है, अब इस पर हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। एक साथ मतलब साथ बैठकर एक साथ। हाँ, उनके बोलने के बाद ये बात हम लोगों के भेजे में आई कि ये खाने वाले टेबल है। बस उसी रात हम लोग बंदर की तरह इस पर आके बैठ गए और खूब शोर मचाने लगे। उतने में बाबूजी की आवाज फिर से आ गई, कड़क आवाज, अरे गधो क्या कर रहे हो। अरे ये टेबल है टेबल, इस पर बैठा नहीं खाना खाया जाता है, और ये बैठने के लिए साथ में कुर्सी दी गई है, बैठो इस पर, समझे, और इस पर थाली रखकर खाना खाओ। उन्होंने ही डाइनिंग टेबल पर सभी के बैठने का स्थान निर्धारित किया था कि कौन कहाँ बैठेगा। आमने और सामने बीच वाले टेबल पर पिताजी और माँ बैठे, जिसे फैमिली ऑफ द हेड कहा जाता है, और दोनों साइड हम लोग यानी कि चारों भाई। अब हम लोग को पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा। कुछ देर पहले ही पढ़ाई खत्म करके जल्दी जल्दी हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए पहुंच जाते, और पहुंचने के बाद
प्लेट चम्मच से खूब खटर पटर खटर पटर, खाना दो खाना दो खाना दो, खाना लाओ खाना लाओ, खूब शोर मचाते, खूब हल्ला करते। इतने में बाबूजी भी काम से आकर के हाथ पैर धोते और अपने बीच वाली कुर्सी पर आके बैठ जाते। माँ का खाना बनने में थोड़ा बहुत समय रहता। इतने में बाबूजी हम लोगों के दिन भर की रूटीन पर चर्चा शुरू करते। कौन स्कूल गया था नहीं गया था, किसने होमवर्क पूरा किया नहीं किया, कौन स्कूल में बदमाशियां की, किसके कौन किताब फाड़े, हाँ, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में कौन आज गया था और कौन सिनेमा भी देख कर आया है, ये सारी खबरें बाबूजी खुद यहाँ लिया करते। इन सभी के अलावे डाइनिंग टेबल पर कैरियर में कौन क्या बनेगा, कौन अपने जिंदगी में क्या बनना चाहता है, सब चीज की चर्चा खाने के पहले ही डाइनिंग टेबल पर हो जाया करती थी। कभी बड़े भैया की शिकायत हम लोग करते, कभी उनकी शिकायत वो हमारी शिकायत करते, कभी उनको डांट हम खिलवाते, कभी वो बाबूजी से हम लोगों को डांट खिलवाते। ये सारा सिलसिला अब डाइनिंग टेबल पर होने लगे। दिन भर की बातें, तरह तरह की बातें और फिर खाना भी। और अगले दिन फिर कड़ी हिदायत दे दी जाती इसी डाइनिंग टेबल पर, सुनो कल ढंग से स्कूल जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, कोई किसी से बदमाशी नहीं करेगा, और हाँ, सिनेमा हॉल तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इन हिदायतों के साथ हम लोग चले जाते अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए। सारी रात और जाके सभी सभी के लिए छोटा सा हम सभी और वो जाके सबके लिए घर छोटा, हम सभी और वो अक्सर बच्चों की तरह डर पड़े, शोर बहुत हो जाता, उनको अकेला छोड़ोगे, अब अलग अलग रहते, सभी के लिए घर छोटा, सभी और वो मोड़ मारा, हम सभी अलग अलग होने में सिमट कर सो जाते हैं, मोड़ हमारा बीच में लिया होता है, आखिर काट के अलग कर लिए, बिस्तर अलग अलग कपड़ों में, अब हम सभी अपने अपने मुंह को लेकर सो जाए, सो जाए, सो जाए। वो उमंग, वो उत्साह, वो झगड़ा, वो शिकायत, वो शोर, वो शराबा, सब कुछ याद आता है। अब बाबूजी की बात बहुत याद आती है। चारों अब अलग अलग रहते हैं, चारों भाइयों का अब अपना अपना परिवार। इसी बीच जब मैं वही परंपरा आज मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूं, तो सब कुछ अलग पा रहा हूं। एक डाइनिंग टेबल मैं अपने जिंदगी में अपने घर बड़े शौक से लाया और अपने को फैमिली ऑफ द हेड समझकर बीच में बैठ गया और जोर से आवाज लगाई, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। पहले की दुनिया कुछ और हुआ करती थी, लोग एक दूसरे को गौर से सुनते थे, ध्यान देते थे, इज्जत देते थे, इस डाइनिंग टेबल पर समय से पहले पहुंच जाते थे। लेकिन अब किसी के पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं। यह डाइनिंग टेबल ही वो जगह हुआ करती थी जिस पर पूरे परिवार के लोग एक टाइम ही सही साथ बैठते थे, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता था। लेकिन आज किसी के पास किसी के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी की बात जानने का, किसी का दुख सुख जानने का, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज कोई किसी पर अंकुश नहीं कर सकता। आज हर कोई आजाद है, देखो किसी को जोर से नहीं बोल सकते,
आज डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं आता, कोई पेरेंट्स किसी को डांट नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते। एक हमारे बाबूजी अगर कस के डांट दे तो हम लोग गिले हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ये डाइनिंग टेबल भी राह तकता है किसी के आने का, कि कोई आए, शोर मचाए, प्लेट चम्मचों का खटर पटर करे, लेकिन कोई नहीं आता, कोई शोर नहीं मचाता। अब तो अगल बगल में बैठा पति पत्नी और बच्चा प्लेटफॉर्म पर बैठा एक मुसाफिर सा लगता है। सब बिजी है अपने आप में, किसी से किसी की कोई मतलब नहीं है। खैर, अब डाइनिंग टेबल ने अपने ऊपर सामान रखने की इजाजत दे दी है। लोग समझते हैं सामान रखने का ये महफूज स्थान है, इस पर रखा सामान सबसे पहले दिखेगा। डाइनिंग टेबल धीरे धीरे अब अपना अस्तित्व खत्म करता जा रहा है। मैं मजबूर हूं इसे बचाने के लिए, पर मैं जानता हूं ये बच नहीं पाएगा। फिर भी हर रोज थाली लिए मैं इस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता हूं कि कोई आए और हमारे साथ खाना खाए, परंतु कोई नहीं आता इस डाइनिंग टेबल पर, कोई शोर नहीं मचाता, कोई खटर पटर नहीं करता। हमारे बुजुर्ग जिस ठसक से इस डाइनिंग टेबल पर बैठा करते थे, बस उनकी याद आती है। इसलिए अब सिर्फ हम और हमारी पत्नी कभी कभी आकर इस डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सिर्फ गिनकर निवाला खाते हैं और फिर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। अब मैं चला जाता हूं। मैं अब आजाद हूं, उस पंछी की तरह जो हवाओं में उड़ता है, उस पंछी की तरह। पता नहीं इस डाइनिंग टेबल पर रौनक कब लौटेगी, कब आएगा वो दिन, पता नहीं। ये आस लिए मैं भी चला जाता हूं।
ठीक है।